सार्थ एकेडमी के ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 से राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का 7वां अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग देखा था। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके लाइक करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। इससे हम लोग और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए अब हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हमने एक प्रश्न से की थी। वो प्रश्न था कि सुरक्षा क्या है। इसका उत्तर हमने देखा था कि खतरों से आज़ादी ही सुरक्षा है। फिर हमने ये देखा था कि ये खतरा किसको है, किससे है और इस खतरा से सुरक्षा कैसे किया जा सकता है। तो जब हम ये प्रश्न उठा करके चर्चा कर रहे थे कि खतरा किसको है, किससे खतरा है और इस खतरे से सुरक्षा कैसे किया जाएगा, तो उस समय में हमने देखा था कि इसके दो अवधारणा निकल करके आए थे। एक था कि पारंपरिक अवधारणा और एक था अपारंपरिक अवधारणा। तो पारंपरिक अवधारणा में हमने देखा था कि जो इस सुरक्षा को खतरा है वो खतरा किसको है। तो पारंपरिक अवधारणा हमने बताया था कि खतरा जो है राष्ट्र को है, यानी किसी देश को खतरा है। किससे खतरा है? तो किसी अन्य देश से खतरा है। किसी अन्य देश से किस तरह खतरा है? तो सैन्य हमला का खतरा है। दूसरा देश सैन्य हमला कर करके एक देश पर खतरा उत्पन्न करता है। इस सैन्य हमले से सुरक्षा कैसे करते हैं? तो सुरक्षा के तरीका जो हमने उसमें देखा था, उसमें था बल प्रयोग के माध्यम से, शक्ति संतुलन के माध्यम से, गठबंधन बना करके या विश्वास बहाली के माध्यम से या निरस्त्रीकरण के करके या अस्त्र नियंत्रण करके हम इन खतरों से सुरक्षा पाते हैं। लेकिन जब हम अपारंपरिक अवधारणा को देखते हैं तो अपारंपरिक अवधारणा में जब यह प्रश्न उठता है कि खतरा किसको है, तो चूंकि पारंपरिक अवधारणा हमने देखा था कि खतरा राज्य को है, लेकिन जब अपारंपरिक अवधारणा में आते हैं तो उसमें होता है कि खतरा सिर्फ राज्य को नहीं है, बल्कि व्यक्तियों, समुदायों या यूँ कहें कि समूची मानवता को खतरा है। यहाँ पर जो खतरे का दायरा है कि खतरा किसको है, तो उसका दायरा बढ़ करके यहाँ पर समूची मानवता को खतरा उत्पन्न बताया जाता है। जो अपरंपरागत अवधारणा है उसमें खतरा को समूची मानवता के लिए खतरा माना जाता है। अतः इस अवधारणा में मानवता की रक्षा और विश्व रक्षा की बात की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या राज्य को जो खतरा होता है वो क्या मानवता के खतरा से अलग होता है? तो एक तरह से देखा जाए तो मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा एक स्तर पर देखा जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हुई है कि राज्य तो सुरक्षित है लेकिन जनता सुरक्षित नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो राज्य है वही अपने जनता का संहार किया है, तो वैसी स्थिति में जनता तो सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो ये सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा है वो मानवता की सुरक्षा की बात करेगा, सिर्फ राज्य की सुरक्षा की बात नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि इस खतरे का स्रोत क्या है, यानी कि जैसे मानवता को खतरा है, अपरंपरागत अवधारणा मानती है कि जो खतरा है वो मानवता को है। तो अब देखते हैं कि खतरा किससे है, यानी कि खतरे का स्रोत क्या है। तो आप देखेंगे कि जब हमने पारंपरिक अवधारणा को देखा था तो उसमें खतरे का जो स्रोत था वो कोई दूसरा देश था जो सैन्य हमला द्वारा किसी देश के केंद्रीय मूल पर खतरा उत्पन्न करता था। लेकिन जब हम अपरंपरागत अवधारणा में देखेंगे कि मानवता को खतरा किससे है, तो जो मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेते हैं उनके अनुसार खतरे का स्रोत जो है हिंसक गतिविधियां हैं, यानी कि खून खराबा है। जैसे कि यूएनओ के भूतपूर्व महासचिव हैं कोफी अन्नान,
उन्होंने उनके ही शब्दों में कि व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबों से बचाना चाहिए। यानी कि जब हम यहाँ पर अपरंपरागत अवधारणा में खतरे का स्रोत देखते हैं तो एक जो मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले विचारक हैं वो मानते हैं कि यहाँ मानवता को जो खतरा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंसक गतिविधियों यानी कि खून खराबे से है, इसलिए हमें इस खून खराबे से ही बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेते हैं वो तर्क देते हैं कि खतरों की सूची में सिर्फ खून खराबा ही नहीं बल्कि अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा इत्यादि को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी मानवता को सिर्फ खून खराबा या हिंसक गतिविधियों से ही खतरा नहीं है बल्कि अकाल से भी खतरा है, महामारी से भी खतरा है, प्राकृतिक आपदाओं से भी खतरा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो खतरे का स्रोत है वो उसका भी विस्तार होता है। इसीलिए आप अपारंपरिक अवधारणा में देखेंगे कि यहाँ पर मानवता की रक्षा के लिए अभाव से मुक्ति या भय से मुक्ति की बात की जाती है, न कि सिर्फ और सिर्फ बल प्रयोग के द्वारा उस दूसरे देश से बचने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखते हैं कि खतरे के जो ये नए स्रोत हैं उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो खतरे का नया स्रोत है वो है आतंकवाद। देखिए, पहले आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद का आशय है राजनीतिक खून खराबा करना, जो जानबूझ करके या बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। यानी जो आतंकवाद का जो ये खतरा है वो एक तरह से राजनीतिक खून खराबा से मिलता जुलता है, जिसमें जानबूझ करके किसी देश के नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। इसी में जब हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में जो ये आतंकवादी घटना है एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त होता है तथा उनके निशाने पर कई देशों के नागरिक होते हैं। यह आतंकवाद किस तरह से आगे बढ़ते हैं या किस तरह से अपनी जो उनकी इच्छा है या जो उनका गतिविधि है उसको कैसे चलाते हैं, तो देखिएगा कि कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति जो उनको नापसंद होता है तो वो क्या करते हैं कि उसे बल प्रयोग कर या बल प्रयोग की धमकी दे करके बदलना चाहते हैं। यानी कि ये जो आतंकवाद है वो बल प्रयोग के द्वारा ही आगे बढ़ता है। ये क्या करता है कि जो जनमानस है यानी कि जनता की जो मन है उसको आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाते हैं और नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्ष में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करते हैं। यानी कि इनका दोहरा काम है, एक तो है कि ये खुद ब खुद निशाना बनाते हैं किसी देश के नागरिकों को, दूसरा है कि ये विचार जो है फैलाते हैं कि देखिए आपका जो वर्तमान सरकार है वो आपके हितों की रक्षा नहीं कर सकता है, आपकी जान की सुरक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए ये सरकार जो है आपके खिलाफ है और उन नागरिकों के असंतोष को उन्हीं के सरकार के विरुद्ध वो भड़काता है और उसका यूज करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आतंकवाद है वो एक महत्वपूर्ण खतरा का स्रोत है मानवता के ऊपर। अब दूसरा जो स्रोत है इसका खतरे का स्रोत है और पारंपरिक अवधारणा में वो है मानवाधिकार का हनन। मानवाधिकार का हनन में हम देखेंगे कि मानवाधिकार की 3 कोटि हैं। एक तो है कि राजनीतिक अधिकार। आप देखेंगे कई सारे देशों में या कई क्षेत्रों में कई व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या है कि आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है या आपको चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है या आपको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इस तरह के कई सारे राजनीतिक अधिकार होते हैं। दूसरी कोटि का जो ये है मानवाधिकार वो है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, जिसमें कि आपको रोजगार का अधिकार या अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का अधिकार भी कई सारे क्षेत्र में या कई सारे देशों में नहीं मिलता है। तीसरी कोटि में जो आते हैं मानवाधिकार का हनन वो है उपनिवेशीकृत जनता। उपनिवेशीकृत जनता का मतलब है कि जिस देश को लोग उपनिवेश बना लेते हैं दूसरा देश, जैसे कि भारत को ब्रिटेन वाले उपनिवेश बना रखे थे, उसी तरह का जो जैसे भारत की जनता अब उपनिवेशीकृत जनता हो जाएगी। तो इस तरह के जनता का या फिर जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। जैसे कि मूलवासी आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा अमेरिका में एक आंदोलन चली थी, एक जो काले लोग थे उनको पुलिस के द्वारा मार दिया गया था।
तो वो वहाँ के मूल वासी है लेकिन अल्पसंख्यक है, तो उनके कई सारे अधिकारों का वहाँ हनन होता है, जिसके कारण कि ये आंदोलन चल रहा था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से कई सारे अधिकार हैं, मानवीय अधिकार हैं, जो मूल निवासियों का या जातीय आधार पर या उपनिवेशीकृत जनता का जो है ऐसे अधिकारों का हनन किया जाता है। तो ये भी एक तरह से मानवता के विरुद्ध जो है ये खतरा ही है। अब ये जो मानवाधिकार का उल्लंघन है ये रुकना चाहिए, ये हर कोई मानता है। ये विश्व के सभी देश कहते हैं कि भाई मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब किस मानवाधिकार को हम सार्वभौम मानवाधिकार, यानी कि ऐसा मानवाधिकार जो सभी देशों में मान्य हो, वैसा किस अधिकार को हम माने कि वो सार्वभौम मानवाधिकार है, या फिर इन अधिकारों का उल्लंघन जो जब होता हो तो उस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए, इस पर सभी देशों में मतभेद अभी भी बना हुआ है। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक मानवाधिकार का हनन भी जो है अपारंपरिक अवधारणा में इसको एक महत्वपूर्ण खतरा माना जाता है। अब हम देखते हैं अगला खतरा जो है अपारंपरिक अवधारणा के अनुसार, वो है वैश्विक निर्धनता। आप देखेंगे कि वर्तमान विश्व में जो है कुल जनसंख्या 7 अरब के आसपास पहुंच चुकी है, और अगले 50 वर्ष में ऐसा माना जा रहा है कि जो सबसे गरीब देश हैं उसमें जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी। तो जो गरीब देश हैं उसमें चूंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो उनका जो गरीबी है वो और अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि विश्व स्तर पर असमानता बहुत ज़्यादा होगी। एक ऐसा क्षेत्र होगा या कुछ ऐसे देश होंगे जो अधिक से अधिक अमीर होंगे, कुछ ऐसे देश होंगे जो अधिक से अधिक गरीब होंगे। वर्तमान समय में भी इस असमानता को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के आधार पर देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के यहाँ कहने का मतलब ये है, देखिए एक तो पृथ्वी का जो गोलार्ध है जो विषुवत रेखा के उत्तर होता है और विषुवत रेखा के दक्षिण होता है। तो विषुवत रेखा का मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तर को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये भौगोलिक रूप से है, लेकिन जब राजनीतिक रूप से देखेंगे तो राजनीतिक रूप से ये जो विषुवत रेखा है इसी को ही जो सीमा नहीं माना जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि जो उत्तर क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं और जो दक्षिण क्षेत्र में देश पड़ते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दक्षिण का क्षेत्र जो है विषुवत रेखा से नीचे ही हो, लेकिन जो उत्तर के देश हैं जैसे अमेरिकी महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप है, उसमें देखेंगे कि अधिकतर देश जो हैं वो अमीर देश हैं। और नीचे आप आइए एशिया में या दक्षिण अमेरिका में या फिर अफ्रीका में, तो यहाँ पर देखिएगा कि अधिकतर गरीब देश हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का इस तरह से बंटवारा राजनीतिक रूप से हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें उत्तरी गोलार्ध में जो है अमीर ज़्यादा देश हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर गरीब देश हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस गरीबी के कारण असमानता अच्छी खासी बढ़ चुकी है। साथ में यह भी एक तथ्य है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें भूखमरी तथा बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सशस्त्र संघर्ष हुआ है वो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल जो है उसके दक्षिणी देशों में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है और यह क्षेत्र जो है दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्र में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वैश्विक निर्धनता है वो कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। अब हम अगला जो मानवता पर खतरा देखते हैं वो है अप्रवासी की और शरणार्थी की। तो आप देखेंगे कि अभी जो मैंने पिछला पॉइंट बताते हुए बताया कि दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उसमें अधिकतर गरीबी है। तो गरीबी के कारण क्या हो रहा है कि अधिकांश लोग बेहतर जीवन स्तर खास करके आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जब वो देश जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठता है, क्योंकि उत्तर के देश जो कहते हैं कि भाई हमने अपनी फैसिलिटी सारी जो है हमने अपने लोगों के लिए की है, न कि आप लोग के लिए, और आप लोग यहाँ पर आकर के हम लोग के ऊपर भार बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा कई बार अमेरिका जो है वो अपने वीज़ा नीति को कठोर करता है कि दूसरे देशों के लोगों को जो है यहाँ न आने दिया जाए। कई बार उस देशों में भी जनता द्वारा विरोध किया जाता है कि भाई हमारा जॉब जो है वो एशिया और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से आकर के लोग हमारा जॉब छीन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अप्रवास की समस्या है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उत्पन्न करता है। अब हम इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। जैसे अप्रवासी कौन होते हैं, तो अप्रवासी वो होते हैं जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। जैसा कि ऊपर आपने देखा
कि बेहतर जीवन स्तर की खोज में या आर्थिक अवसरों की तलाश में या व्यापार के लिए या पढ़ने के लिए जो लोग स्वेच्छा से अपना देश छोड़ करके किसी और देश में जा करके बस जाते हैं या रहने लगते हैं, तो उनको अप्रवासी कहा जाता है। शरणार्थी कौन होते हैं? तो शरणार्थी वो लोग होते हैं जो किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया या कोई अन्य आपदा आ गया उसके कारण, या राजनीतिक उत्पीड़न, यानी कि यदि उस देश का जो राजनीतिक शक्ति है या सरकार है वो जब जनता का उत्पीड़न करती रहती है तो उसके कारण जो जब लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आप इसका उदाहरण देखेंगे जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता से पहले जब 1971 में चुनाव हुआ था पाकिस्तान में, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान की जनता को जो है पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा उत्पीड़ित किया जाने लगा, जिससे वो भाग भाग करके जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो भारत में आने लगे। तो ये एक तरह से शरणार्थी कहे जाएंगे। तो इस तरह से शरणार्थी जो होते हैं वो किसी मजबूरी में, जो कि युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा हो या राजनीतिक उत्पीड़न हो, उसके कारण वो अपना देश छोड़ते हैं, तो उनको शरणार्थी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम यह है कि कोई भी देश शरणार्थी को स्वीकार करेगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न या कुछ इस तरह से ज़बरदस्ती वो उन्हें अपने देश छोड़ने पर मजबूर किया जाए और वो अपना देश छोड़ किसी और देश में जाते हैं, तो उनको जो इस देश में जाएंगे उस देश को यह उत्तरदायित्व बनता है कि वो उसको वहाँ पर रखें और उसके लिए व्यवस्था करें। लेकिन अप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता उनको नहीं है, यानी कि जो अपनी मर्जी से जाते हैं किसी दूसरे देश में तो उनको स्वीकारने की बाध्यता उनको नहीं है। तो इस कारण से दूसरी बात ये भी देखिएगा कि जो शरणार्थी, मान लीजिए शरणार्थी ही जा रहे हैं या अप्रवासी जा रहे हैं, लेकिन शरणार्थी भी जाते हैं तो देखिए कि एक तो वो अपना देश छोड़ चुके हैं, दूसरे वो दूसरे देश में चले गए हैं, उनको भी वो वहाँ के भी निवासी नहीं बन पाते हैं, तो एक तो उनका अपना कोई देश नहीं होता है, दूसरे जो दूसरे देश में जहाँ वो जाके शरण लिए हैं वहाँ पर उन्हें कोई न तो पॉलिटिकल राइट होता है, न सोशल राइट होता है, न कोई इकोनॉमिक राइट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार की दया पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये एक मानवता पर जो है बहुत बड़ा खतरा है, ये शरणार्थी की समस्या भी और अप्रवासियों की समस्या भी। उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे कि जो लोग अपना घर बार छोड़ते हैं लेकिन देश की सीमा के भीतर ही रहते हैं तो उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहते हैं। यदि किसी कारण से कोई आदमी अपना जहां रह रहा है वहां छोड़ करके लेकिन अपने ही देश में कहीं और जाके निवास करे तो उसको आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहेंगे। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि कश्मीर में जो पंडित लोग थे वो चूँकि वहाँ पर उनको आतंकवादियों के द्वारा डराया धमकाया गया या मारा गया, तो बहुत सारे परिवार जो है वहाँ से अलग होकर के अब देश के अन्य भागों में आकर के रहने लगे हैं, तो उनको आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाएगा। अब हम अगला जो देखते हैं, अगला कौन सी समस्या है, तो अगला जो खतरा है वो है महामारी की। ये मानवता पर एक और खतरा है, जो अपारंपरिक अवधारणा है वो कहता है कि महामारी भी मानवता के ऊपर एक खतरा है। आजकल देखिएगा HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स और अभी वर्तमान में देखिएगा कि कोविड-19 का जो चल रहा है महामारी, ये जो है आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन या सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेज़ी से एक दूसरे देश में फैलती है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। पहले एक देश में ये उत्पन्न होता है, यदि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये धीरे धीरे दो देश से 4 देश, 4 से 8 देश, जैसे कि अभी आप कोरोना महामारी को देख रहे हैं कि चीन से उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे ये 1 देश से 2 देश, 2 देश से होते हुए धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल चुका है। तो इस तरह से ये एक महामारी जो है ये भी मानवता के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एबोला वायरस, हेंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी जैसी कुछ नई बीमारियां भी उभरी है। वहीं जो पुरानी बीमारियां जैसे कि टीबी है, मलेरिया है, डेंगू बुखार है, हैजा है, ये सब बीमारियां जो हैं वो क्या किए हैं कि औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिए हैं, यानी कि इनके लिए जो औषधि बनी थी अब उसका भी ये प्रतिरोध कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये और ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहा है उन लोगों के लिए जो लोग गरीब देश में रहते हैं। अमीर देश के लोग तो इनके लिए दवाई ले लेते हैं क्योंकि इनकी महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं, तो वो सक्षम है, वो इसका इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब देश के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए इसका इलाज
अब संभव नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर रहा है मानवता पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो मैड काऊ और बर्ड फ्लू जैसी जो जानवरों में होने वाली महामारियां हैं, इससे भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि महामारी भी एक तरह से मानवता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। और इसके अलावा जो अन्य खतरे हैं उसमें देखेंगे कि वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जातीय जनसंहार इत्यादि को भी अपारंपरिक अवधारणा जो है वो खतरे की श्रेणी में रखता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जानते ही हैं, जो विश्व का तापमान में वृद्धि हो रहा है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन और जातीय जनसंहार जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपारंपरिक रूप से ये मानवता के खतरे के रूप में माना जाता है। अब तक हमने सुरक्षा के अपारंपरिक अवधारणा में खतरा किसको है और ख़तरा किससे है इसके बारे में देखा है। क्योंकि ये वीडियो लंबा बनता जा रहा है, इसलिए अब अपारंपरिक अवधारणा में सुरक्षा के क्या तरीके हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।